हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th और 11th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिनियर मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन को स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली केवल ग्राफ की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कैसे वीटी, एसटी और एटी ग्राफ मोशन को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन की बात करें तो मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंज होता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर डिस्प्लेस होता है तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो वहाँ पे वेलोसिटी भी होगी। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन होता है, इसी को हम लीनियर मोशन भी कहते हैं या मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ भी कहते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे कार, बाइक, ट्रक, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट रेक्टिलिनियर मोशन करते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक सर्कल के अराउंड अगर मोशन होता है तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कार के व्हील का मोशन हो गया, अर्थ का मोशन सन के अराउंड, ये भी हमारा सर्कुलर मोशन हो जाएगा, जिसमें दो तरह के मोशन होते हैं, एक हमारा रिवोल्यूशन होता है और दूसरा रोटेशन होता है। तीसरा पेरियोडिक मोशन होता है, अगर कोई मोशन अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो रिपीट हो रहा है तो फिर वो पेरियोडिक मोशन होगा। जैसे कि सिंपल पेंडुलम का मोशन हो गया, झूले का मोशन हो गया, ये सब पीरियोडिक मोशन में आते हैं। रेस्ट और मोशन की बात करें तो रेस्ट के केस में पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और मोशन के केस में डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पे वेलोसिटी भी होगी, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस एक टोटल डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, टोटल डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ तो मैंने दूसरे वीडियो में बताया है, इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं हल्का। एल्जेब्रिक मेथड से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन v माइनस u अपॉन टी होती है। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा। वैसे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ की बात करें तो इसमें हमारा एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। फिर यहाँ पे अगर v को रिप्लेस कर दें u प्लस ए टी से और इसको सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन में हम टी की वैल्यू पुट किए, वैसे ही यहाँ से भी टी की वैल्यू ऑब्टेन करके सेकंड इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। इसका प्रूफ मैंने सेपरेट प्रूफ बताया है सेकंड वीडियो में, तो वहां से क्लियर हो जाएगा। लीनियर मोशन में हमको दो तरीके का मोशन को स्टडी करना होता है। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, अगर ऐसा है तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ दिखाए गए हैं। तो आप देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं होगा तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। दूसरा ग्राफ में हम देख सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में वेलोसिटी तो होगी, लेकिन इक्वल इंटरवल में अगर सेम डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में भी मोशन यूनिफॉर्म होता है। तो ये ऊपर के दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होते बल्कि टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो अब देखिए अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो भले ही हमारे पास इक्वल इंटरवल हो, लेकिन उस इंटरवल में अगर डिस्टेंस इक्वल कवर्ड नहीं होगा तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, जो एक पैराबोलिक कर्व के फॉर्म में दिखाया गया। फिर दूसरे केस में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस होगा, भले ही टाइम इंटरवल आपका इक्वल हो या फिर अनइक्वल हो, दोनों ही केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा।
इसमें इट इज द सेम एज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड एग्जैक्टली सेम होती है जो ऑब्जेक्ट की स्पीड हर एक इंटरवल में होती है। इसमें टाइम के साथ वेरिएशन होते हैं, तो वेरीज फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो एक्चुअल स्पीड होगी उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आएंगे। एक्सेलरेशन 0 होगा यूनिफॉर्म मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, या फिर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन दोनों हो सकता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हमें ऑब्टेन होता है यूनिफॉर्म मोशन में, और नॉन यूनिफॉर्म में एक पैराबोलिक कर्व प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे द मोशन ऑफ अ ट्रक ऑन द हाईवे विद कांस्टेंट। तो जैसे बाइक का मोशन हो गया, ट्रक का मोशन, कार का मोशन, ये सब यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। और स्पीडी व्हीकल विद एक्सेलरेशन अंडरगोज नॉन यूनिफॉर्म। तो जब हम बाइक या कार को एक्सेलरेट करते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, तो फिर वो इनिशियल केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वो हमारे सिलेबस में मेनली 3 तरह के ग्राफ्स हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, और इस ग्राफ से हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, जिसे हम एसटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ भी कहते हैं, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। तो आप देखिए इसमें डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे रखा गया है, डिस्प्लेसमेंट को, और टाइम को एक्स एक्सिस पे रखा गया है। तो अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म है जिसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केवल ट्रायंगल वाले पार्ट की अगर हम बात करें, तो जो भी यूनिफॉर्म मोशन होगा इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसका जो स्लोप होता है, जो ढलान होता है, ये वाई एक्सिस में चेंज जो कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज डेल्टा एस है, और टाइम एक्सिस में चेंज जो टाइम में चेंज डेल्टा टी। जब डेल्टा एस को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा जो कि वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, इसी को हम स्पीड टाइम या वीटी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। इस ग्राफ से हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 इंफॉर्मेशन मिलती है, पहला एक्सेलरेशन और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इस तरीके से किसी भी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसका ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंटेड, मान लीजिए ये रेड पोर्शन को अगर हम देखें तो ये यूनिफॉर्म मोशन को बताता है, और ये ब्लू पोर्शन में भी कांस्टेंट स्पीड है तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो अगर इस लाइन रेड लाइन के हम ग्रेडियंट निकालें, जिसे जिसे हम स्लोप भी कहते हैं, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है, वेलोसिटी में चेंज देखेंगे और टाइम में चेंज, दोनों का रेशियो लेंगे तो इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अगर पूरे कर्व की बात करें, रेड, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन, इस पूरे कर्व और प्लस टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर पूरे एरिया को हम कैलकुलेट कर लें, जैसे कि रेड वाला पार्ट एक ट्रायंगल है, ब्लू वाला पार्ट एक रेक्टेंगल बनाएगा, और ब्लैक और ग्रीन वाले में 2 ट्रायंगल और बनेंगे। तो ब्लैक वाले में एक ट्रेपेजियम बनेगा। सारे एरिया को कैलकुलेट करके अगर हम ऐड करेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमको मिल जाएगा इस ग्राफ से, जिसे हम वीटी ग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ होता है, जिसे हम एटी ग्राफ भी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मोशन है जिसको पिंक लाइन से रिप्रेजेंट किया गया, तो यहाँ पर टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया गया और वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन। तो अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाले तो हम क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन में जो चेंज होगा a2 माइनस a1 करेंगे, ये राइज को बताएगा, और टाइम में चेंज t2, टोटल टाइम t2 माइनस t1 करेंगे तो टाइम में चेंज को बताएगा जो कि रन होगा। तो राइज और रन का जो रेशियो लेंगे तो हमको एक नया क्वांटिटी मिलता है जिसको हम जर्क के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सेलरेशन का रेट चेंज होता है। ठीक इस तरीके से अगर इस पूरे पिंक लाइन के बीच का एरिया अगर हम कैलकुलेट करें, टोटल एरिया, तो ये टोटल एरिया जो टाइम एक्सिस और ये पिंक लाइन, इस राइज और रन को छोड़ के पूरा, तो ये एक ट्रायंगल बनाएगा। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। अब डिफरेंट टाइप्स के मोशन को हम ग्राफ से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वाले इमेज में सबसे पहला पॉइंट क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि टाइम एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल होता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ब्लैंक होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा अगर वो रेस्ट में होगा। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी ब्लैंक होगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी 0 होगा। दूसरे पॉइंट में अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस केस में पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा जो कि ओरिजिन से पास होता है। ठीक इस तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा।
तो वेलोसिटी चूंकि फिक्स है तो उस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तीसरा केस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उस केस में हमारे पास सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ में एक पैराबोलिक शेप आता है, कर्व शेप, कर्व लिनियर, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो, जो कि ओरिजिन से पास होता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एटी ग्राफ एक ऐसी लाइन होगी जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उस केस में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये पलट जाएगा, ये जो पैराबोला है ये इस तरीके से टाइम एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ हमारा जो ओरिजिन से पास हो रहा था वो हमारे वेलोसिटी एक्सिस से टाइम एक्सिस की तरफ इस तरीके से डाउनवर्ड शो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ होता है ये टाइम एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आ जाता है। तो आप देखिए एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव पोर्शन है टाइम एक्सिस के एग्जैक्टली नीचे होगा, तो ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और राइट हैंड में तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ को दिखाया गया, अगर बॉडी रेस्ट में है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ग्राफ एक पैराबोलिक शेप का होता है जो कि ओरिजिन से इस तरीके से कर्व लाइन बनाते हुए पास होता है। अगर बॉडी एक कांस्टेंट रिटार्डेशन है, मतलब स्पीड स्लो हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, ये ग्राफ पलट जाता है, मतलब पैराबोला टाइम एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है इस तरीके से। पहले डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलॉन्ग था, और सबसे लास्ट में अगर बॉडी मान लेते हैं इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर कोई बॉडी फास्ट चल रही है, स्लो चल रही है या फिर रेस्ट में, तो फर्स्ट वाले फिगर जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के फास्ट होने को दिखाता है। दूसरा, अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से टाइम एक्सिस के थोड़ा बेंट हो गया है तो ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पहले की अपेक्षा में स्लो हो गया। तीसरे केस में अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के एग्जैक्टली पैरेलल है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पे रेस्ट में है। पोजीशन टाइम में यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ओरिजिन से पास होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारे पास एक पैराबोला होता है जो पोजीशन एक्सिस के अलॉन्ग होता है। और दूसरे केस में अगर रेट चेंज डिक्रीजिंग है तो इस तरीके से ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को और अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिलता है। आप देखिए फर्स्ट वाले केस में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, तो वहां पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। दूसरे केस में अगर कोई ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी एक्सेलरेटेड है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास होता है। और तीसरे वाले फिगर से हमको पता चलता है कि बॉडी डी एक्सेलरेट हो रही है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, और ये हमारा स्लोप नेगेटिव हो जाता है जो कि टाइम एक्सिस के लॉन्ग इस तरीके से आके 0 हो जाता है। और लास्ट वाले केस में स्लोप अगर इस तरीके से कर्व्ड है तो ये नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बताता है, मतलब कोई भी बॉडी एक्सेलरेट होती है। जनरली स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है कुछ समय के लिए। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक इसी तरीके से यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन अगर है तो उस केस में सेकंड ग्राफ ओरिजिन से पास होता है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है, तो उस केस में ये पैराबोलिक शेप होता है जो कि एक्सेलरेशन एक्सिस के अलॉन्ग हो जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका जो एटी ग्राफ होता है एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होती है जो कि ओरिजिन से पास होती है जिसका इक्वेशन y इक्वल टू mx होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली रिटार्डेशन कर रहा है तो उस केस में भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऐसी होती है जो कि टाइम और एक्सेलरेशन एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पे कट करती है, जो कि हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, जो स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तीनों ग्राफ में सबसे ज्यादा वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है और इसी से हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन या प्रूफ भी होता है। तो वीटी ग्राफ को हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कांस्टेंट स्पीड होती है
तो उस केस में वीटी ग्राफ में एक ब्लू लाइन जो है ये टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, जिसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक इस तरीके से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तो है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ फिक्स है। फिर उसके बाद अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन के केस में एक पैराबोला होता है जो वेलोसिटी एक्सिस के अलोंग इस तरीके से ड्रॉ होता है, और रिटार्डेशन के केस में पैराबोला टाइम एक्सिस के अलोंग हो जाता है। फिर उसके अलावा स्टेशनरी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो स्टेशनरी के केस में एक्सटी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यूनिफॉर्म मोशन में ओरिजिन से पास होगा। नॉन यूनिफॉर्म में ये पैराबोलिक शेप होगा, और नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन में ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। अब हम मोशन के डिफरेंट केस, उसके ग्राफ और इक्वेशन को रिलेट कर रहे हैं, और फाइनली उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजल्ट क्या मिल रहा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कांस्टेंट लाइन होती है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल होती है, और एसटी ग्राफ में भी एक स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन ये ओरिजिन से पास होती है, जो कि y इक्वल टू एम एक्स को रिप्रेजेंट करती है s इक्वल टू यूटी से। तो इस केस में अगर एस टी ग्राफ का हम स्लोप निकालें तो वहां से वेलोसिटी मिलता है। ठीक इस तरीके से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है जब टाइम जीरो है उस केस में, तो वीटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होगी, और इसको हम v इक्वल टू 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इस तरीके से एस टी ग्राफ एक पैराबोला होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो कि s इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस ग्राफ का अगर हम स्लोप निकालें तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिलता है, और ठीक इस तरीके से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं जिसमें इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है, तो ये ऊपर वाला ग्राफ थोड़ा सा ओरिजिन से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये v इक्वल टू यू प्लस एटी को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये पैराबोला थोड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में भी हमको इसके स्लोप से एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक इसी तरीके से, और इसका जो एरिया अंडर कर्व होता है वहां से डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और फाइनली हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जिसमें इनिशियल स्पीड जीरो नहीं है लेकिन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ है, मान लेते हैं s नॉट है, तो उस केस में सेम वीटी ग्राफ वही थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ओरिजिन से ऊपर, और पैराबोला भी ओरिजिन से इस केस में थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। तो s इक्वल टू एस नॉट यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और इन तीनों ग्राफ से 2, 3, 4 तीनों ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है, स्लोप होता है, वहां से वेलोसिटी मिलता है, और एरिया अंडर कर्व होता है वहां से हमको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस स्ट्रेट लाइन का राइज और रन का रेशियो लेना होता है। तो राइज का मतलब y एक्सिस पे कितना चेंज हुआ है, और रन का मतलब x एक्सिस पे कितना चेंज, दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्लोप मिलेगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप की बात करें तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप होता है वेलोसिटी बताता है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा वही स्लोप होगा। ठीक इस तरीके से अगर हम वेलोसिटी टाइम में स्लोप की बात करें तो यहाँ से एक्सेलरेशन मिलता है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है, हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ये इंजीनियरिंग में एक टर्म होता है जर्क, वो एक्सेलरेशन और टाइम का जब रेशियो लेंगे तो वहाँ से एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा जिसे हम जर्क के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सेलरेशन का रेट चेंज होता है। हम मोशन में डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को स्लोप या फिर ग्रेडियंट से समझने का प्रयास करते हैं। तो रेस्ट के केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, एक लाइन होती है, उस केस में ग्रेडियंट इस लाइन का जीरो हो जाएगा। कोई भी लाइन अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो उसका जो स्लोप होता है, ढलान होता है, वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक इस तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट नहीं होगा क्योंकि स्पीड ही जीरो है। ठीक है, स्पीड जीरो तो ग्रेडियंट या स्लोप भी जीरो हो जाएगा। तो अगर स्पीड या वेलोसिटी जीरो है तो इस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड है तो उस केस में हमारे पास ग्रेडियंट कांस्टेंट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। और ठीक है, इस तरीके से स्पीड टाइम ग्राफ की बात करें तो उस केस में स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उस केस में वो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और ग्रेडियंट हमारा जीरो हो जाता है।
ठीक इस तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि अगर ग्रेडियंट जीरो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। अब हमने जितने टाइप्स ऑफ ग्राफ पढ़ा है उसको स्ट्रेट लाइन, मैथमेटिक्स और पैराबोला जो हमारी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है उससे रिलेट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें तो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर दो फॉर्म्स होता है लाइन का, वैसे तो बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को रिप्रेजेंट करता है। केवल इंटरसेप्ट फॉर्म जो x और y एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट करता है a और b पे, तो इसका इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 हो जाता है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला की बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हमारा पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करता है जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। हमारे पास स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है, जहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट और एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इक्वल टू एम एक्स प्लस कोई कांस्टेंट c या b हो सकता है, जहाँ पे m स्लोप होता है और b y इंटरसेप्ट होता है, x y वेरिएबल्स होते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, यहाँ पे भी m स्लोप होता है। और टू पॉइंट फॉर्म में स्लोप हमारा y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने देखा है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है। ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन की इक्वेशन और उसके ग्राफ को रिप्रेजेंट किया गया। जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म की बात करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कुछ ऐसा दिखता है फिगर फर्स्ट से, जो कि v इक्वल टू यू प्लस एटी को रिप्रेजेंट करता है हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, और v इक्वल टू यू माइनस एटी को रिप्रेजेंट करेगा। जब इसको स्लोप फॉर्म में बदलेंगे ये इंटरसेप्ट फॉर्म है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये जितने भी हैं सब लाइन के इक्वेशंस। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो x इक्वल टू ए, ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है जो कि x एक्सिस पे a डिस्टेंस पे होती है। वैसे हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू बी, x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस पे b डिस्टेंस पे होती है। जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन में हमने देखा था कि एक लाइन जो टाइम एक्सिस के पैरेलल थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसी को रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला है। y इक्वल टू 4ax कुछ इस तरीके से बनता है, x इक्वल टू 4ay ये अपवर्ड पैराबोला होता है, और y इक्वल टू माइनस 4ax नेगेटिव एक्सिस, और y इक्वल टू माइनस 4ay ये डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो कि हॉरिजॉन्टली होता है इसकी बात करें तो इसका वर्टेक्स 0,0 होता है, फोकस a,0 होता है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a होता है, और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस y इक्वल टू 0 होता है, और टेंजेंट एट द वर्टेक्स x इक्वल टू 0 होता है, और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इक्वल टू a होता है, और लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4a होता है, और एंड पॉइंट्स a, a और a, माइनस 2a होते हैं। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.